समर्थक नारे लगा रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा और मिश्रा जी छूटेगा। प्रशासन को एकदम आप लोग जो है बैकडोर पे ला दिया है। क्या वजह है कि मिश्रा जी हर मुद्दे में कूद पड़ते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जी। अब ये तो हमारा काम है, चूंकि हम राजनीति में हैं और राजनीति में होते हुए विपक्ष में हैं, जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो ये हमारा काम है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और जिन मुद्दों पर प्रशासन गलत होता है, जाहिर सी बात है उसी मुद्दे पर, या सरकार गलत होती है उसी मुद्दे पर हम लोगों को बोलना पड़ता है, उसी पे लड़ना पड़ता है। ये बात जरूर है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, और संभवतः इसीलिए चूंकि कहीं न कहीं मुद्दे सही रहते हैं, जनता के हित में रहते हैं, तो प्रशासन को बैकडोर में आना पड़ता है। प्रशासन लगातार ये आरोप लगाती है कि मिश्रा जी क्रेडिबिलिटी के लिए जो है हर आंदोलन में कूद पड़ते हैं और अपना क्रेडिट लेने के लिए वो जो है लोगों को गुमराह करते हैं। अगर जिन मुद्दों पर हमने लड़ाई लड़ी, अगर वो मुद्दे गलत हो तो प्रशासन बोले। अब अगर हम करेंगे, कोई काम करेंगे, तो क्रेडिट डिस्क्रेडिट मिलती है। जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए क्रेडिट मिलती है, जो काम नहीं कर सकते या कई बार कई कामों में फेल हो जाता है आदमी, उसमें डिस्क्रेडिट भी तो मिश्रा जी को मिलती है। तो क्या प्रशासन या जो ये लोग बोलते हैं कि मिश्रा जी क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ये बोलते हैं कि डिस्क्रेडिट मिश्रा जी को मिल गई? क्रेडिट के लिए चिंता होती है लोगों को, डिस्क्रेडिट के लिए जो है तो कोई नहीं बोलता, कोई सहानुभूति भी नहीं रखता। सवाल देखिए, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का नहीं है, सवाल काम का है। जो हमारे सामने काम आए और जो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, जो काम जनहित में है वो मैं करता हूँ। अब ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि मैं कोई काम करूं और उसमें बरसात में जैसे पन्नी लगा लूं कि लोगों को दिखेगा ही नहीं। अगर सार्वजनिक काम मैं कर रहा हूं तो अगर कोई सार्वजनिक कोई भी काम करेगा मेरे अलावा ही नहीं, तो निश्चित रूप से लोगों को तो दिखेगा ही। अब वो तय करना लोगों का काम है कि वो हमें क्रेडिट देते हैं कि डिस्क्रेडिट देते हैं। अब तक कितने आंदोलन किए और अब तक कितने मुकदमे हुए? देखिए, आंदोलन तो याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन जितने मुकदमे हुए लगभग उतने आंदोलन तो हुए ही हैं। कितने मुकदमे मिश्रा जी पे? अभी लगभग 20 के आसपास हैं। अब एग्जैक्ट नहीं पता है, याद है। परिवार के लोग, पत्नी कभी नहीं कहती है कि इतने इतने मुकदमे लेके 20 मुकदमे हैं, 2 बार 110 हुआ है, धारा 110 हुआ है। गुंडा फाइल बढ़न में बोले हैं, अभी भी वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। कई दफा तड़ीपार भी हुए हैं। तड़ीपार हुए नहीं है, प्रयास किया गया है। प्रयास किया गया है। 3 बार फाइल हमारी जो है जिला बदर के कलेक्ट्रेट में चली, अभी पेंडिंग भी है मेरे ख्याल से। तो तीसरा प्रयास ये था उन लोगों का, अभी हुआ नहीं। भगवान इतना करते हैं तो फैमिली के लोग नहीं कहते हैं कि सब थोड़ा कम कर दो, बच्चे हैं, आपके परिवार है? देखिए, जाहिर सी बात है, मैं भी हाड़ मांस का पुतला हूँ। मैं कोई ना तो पत्थर का हूँ और ना कोई लोहे का हूँ और ना कोई मैं भगवान हूँ। मैं इसी समाज का और एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं जो अन्य लोगों के साथ होती है। लेकिन अब ये सिंगरौली की समस्या है, और जो सिंगरौली के लोग उस दर्द से जो कराह रहे हैं, उनकी कराह जो है ना मुझे ज़्यादा पीड़ित करती है, और उससे मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे उत्साह मिलता है काम करने का कि इनके लिए मुझे कुछ करना है। और जब मैं कुछ करता हूँ उसमें अगर थोड़ा सा भी मुझे सफलता मिलती है या लोगों को लगता है कि व्यक्ति कर रहा है, उससे जो प्यार उनका मिल रहा है वो मेरे अंदर एनर्जी भरता है, एक प्रेरणा देता है उनकी कराह कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, वो खलता है मेरे को। मैं कभी घर में ऐसी कोई घटना घट रही हो, अब मुझे अगर जानकारी हो गई, जानकारी नहीं है तब तो कोई बात नहीं, अगर मुझे जानकारी हो गई तो मैं 1 सेकंड के लिए घर में बैठ ही नहीं सकता। मेरे अंदर पता नहीं कौन सा एक आवेग पैदा होता है, अंदर जो है ना हिल जाता हूं मैं, मतलब अंदर एक कह लीजिए धड़कन बढ़ जाती है। एक वीडियो कुछ दिनों पहले सिंगरौली और ये ऊर्जांचल परिषद में काफी वायरल हुआ कि विधायक जी को आप कह रहे हो कि 6 महीने के लिए आप हमें समय दे दीजिए, तो दिखाते हैं कि ये ऊर्जांचल परिषद नहीं, कुछ जो जनहित की बात, कुछ जनहित की बातें चल रही थी और हम बता रहे थे कि ये चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए, तो वो समस्या गिनाना शुरू कर दिए। अच्छा। उन्होंने कहा ये इसके पीछे ये समस्या है, उसके पीछे ये समस्या है, ये समस्या है। उन्होंने सारे जितने भी काम हमने उनको गिनाए, जनहित के मुद्दे जो हमने बताए, हमने कहा ये तो नॉर्मल किया जा सकता है, जब आप चाहोगे तब हो जाएगा, इसके लिए क्यों नहीं करते आप? तो उन्होंने उसका समाधान नहीं बताया, समस्या गिनाना शुरू। अच्छा, मिश्रा जी को अगर अवसर मिलता है आप सुन लीजिए, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए। तो जब उन्होंने समस्या गिनाना शुरू किया तो मैंने यही कहा कि आप ऐसा प्रावधान है, आप जनप्रतिनिधि बना सकते हैं, विधायक प्रतिनिधि आप मुझे बना दीजिए कि हम अब इतने दिन के लिए अपना पावर डेलीगेट करते हैं और आप रहिए, मैं करके दिखाता हूँ, मैं समस्या नहीं गिनाऊंगा।
तो कैसे और मैंने ये भी आप कहा, कांग्रेसी हो, उनको चुनौती भी वो मैंने दिया, बीजेपी से हैं। सुनिए, उनको मैंने चुनौती भी दिया, हाँ, उनको मैंने चुनौती भी दिया कि अगर 6 महीने में समस्याएं लोग गिनाएंगे हाँ, तो आप मुझे चौराहे पे खड़ा होकर के फांसी दे देना, मैं लिख के जाऊंगा हाँ। कि आपको कोई सजा नहीं होगी, मैं खुशी से फांसी पे चढ़ जाऊंगा। हम्म। लेकिन 6 महीने आप हमको मौका दो, तो मैं जिन मुद्दों को मैं बता रहा हूँ उसमें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। कम से कम जनता समस्या तो नहीं बताएगी, मैं समस्या नहीं गिनाऊंगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा। यही बात है। और मुझे जानकारी नहीं थी कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई आधा अधूरा रिकॉर्ड करके और डाल दिया वीडियो। अच्छा, आपके पार्टी का बॉडी स्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है पूरे प्रदेश में, सिंगरौली की भी बात चल रही है कि क्या भास्कर मिश्रा जी जिलाध्यक्ष की रेस में है? जाहिर सी बात है, अगर हम पार्टी में हैं तो हम हर पद के रेस में हैं, जो भी आगे आता है। अब मिलना न मिलना एक अलग बात है। जो पर्यवेक्षक लोग आए थे, उन पर्यवेक्षक के समक्ष जो मेरा गुण अवगुण था उसको मैंने रखा ईमानदारी से, और आगे चल के मैं कैसे प्रयास करूंगा पार्टी के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के समस्याओं के लिए, सारी बात मैंने कहा है। अब ये है कि आगे क्या होता है ऊपर नेता लोग जानेंगे। कई सारे भाजपा के साथी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मिश्रा जी आदमी तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत चूज कर रखे हैं, सिंगरौली में ये कांग्रेस जो एक आध दो दरवाजे के इर्द गिर्द घूम रही है, कहाँ मिश्रा जी भटक रहे हैं कांग्रेस में? नहीं तो ये बताइए, हाँ, अगर मिश्रा जी गलत पार्टी में है, हाँ, तो जो लोग हमारे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं हाँ, गलत पार्टी में भास्कर मिश्रा है, हाँ, वो लोग तो सही पार्टी में है ना। हाँ, वो लोग अगर भाजपा के हैं तो उनको मान लगता है कि भाजपा सही पार्टी है, तो वो लोग तो सही पार्टी में है, तो उन लोगों को तो भी काम करना चाहिए ना, उन लोगों को ही काम कर लेना चाहिए, और उनको प्रगति उनकी हो गई होगी मेरे ख्याल से, तब ना ऐसा वो लोग कह रहे हैं। दरअसल देखिए क्या है धीरज जी, की कोई भी पार्टी गलत और सही नहीं होती है, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति गलत और सही होता है। भारत की जितनी पार्टियां हैं सब जनहित के लिए बनी हुई है, जनता के लिए बनी हुई है। और पक्ष विपक्ष बनना, एक पार्टी सत्ता में रहेगी दूसरी विपक्ष में रहेगी, दूसरी विपक्ष में रहेगी पहली सत्ता में रहेगी। बहुत दिनों तक हमारी पार्टी जो है सत्ता में रही तो भाजपा विपक्ष में रही, आज भाजपा सत्ता में, हम विपक्ष में। संगठन में खामियां हैं आपके हिसाब से? देखिए, कुछ तो कमियां हर जगह होती है, हर संगठन में रहती है, लेकिन उसको सुधारने का लगातार प्रयास जारी रहता है, और सतत हमारी पार्टी में भी लगातार सुधार का प्रयास चल रहा है। और इस समय जो ये संगठन सृजन का काम चल रहा है, तो इसमें अगर जो आने वाला समय है बहुत अच्छा संगठन हम लोगों का बनेगा, ऐसा हम लोग मतलब विश्वास कर रहे हैं, और ईश्वर की कृपा होगी तो वो संगठन आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द होगा, जमीन पे होगा, और अच्छा काम भी करेगा। और हो सकता है कि हम लोग अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन हमारा अच्छा काम करेगा, तो निश्चित रूप से कि जो जनता है तो हमारी सरकार भी बनाएगी। हाल के दिनों में एक देखा मैंने कि आप मेल किए कि डीएम और एसपी को कि रक्षाबंधन को देखते हुए टोल ट्रांसपोर्ट पे रोक लगाई जाए। देखिए एक चीज है, दूसरी ओर देख रहे हैं कि ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष को जो है आप बर्थडे विश कर रहे हो। नहीं तो ट्रक किसी को व्यक्तिगत जन्मदिन का की बधाई देना एक गलत बात थोड़ी ना है। और मैंने जो पत्र लिखा डीएम और एसपी को, तो वो गलत थोड़ी ना था, वो तो सही है, जनता के हित का मुद्दा है। और जो ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष है उसका तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया। बधाई जन्मदिन की अलग बात है, और वो एक आज सबसे अच्छी बात है कि जो उनका जन्मदिन है, इसके उस जन्मदिन को लगभग 7 सालों से NH 39 पे नेशनल हाईवे के विरोध में मनाते हैं। उसी अपना जो बर्थडे केक है और उनके जो समर्थक है वो सब लोग नेशनल हाईवे के गड्ढों में जाकर के काटते हैं, यानी अपने जन्मदिन को भी वो जनता के हित के लिए लगा रहे हैं। नेशनल वो ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष होना एक अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है उसको वो भी गलत मानते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। और दूसरी बात देखिए, जो हमने रक्षाबंधन पर ये बात की कि ट्रक जो है कोयल वाहन कोल ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाना चाहिए एक दिन के लिए। होली पर बंद होता है कि नहीं होता है? 2 दिन के लिए होता है। क्यों होता है? वो इसलिए करते हैं कि ट्रक मालिकों को नुकसान होगा, गाड़ियों को नुकसान होगा, हुड़दंगई होगी, है ना, और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो अगर उनकी मतलब जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी लोग हैं, उनके नुकसान के लिए अगर ट्रक एक दिन 2 दिन बंद किए जाते हैं, लगभग 2-3 दिन बंद रहते हैं, तो वो अगर बंद किया जा सकते हैं तो जनता के जीवन के लिए एक दिन क्या बंद नहीं किया जा सकता? सुबह से शाम तक की बात कर रहा हूँ। नो एंट्री को लेके आप लोगों का और सुनिए मेरी बात सुनिए, और इसका कारण ये है, इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो रक्षाबंधन है, तो आपने देखा होगा कि लोग अपनी पत्नियों को, भाई अपने बहन के यहाँ जाता है, बहुत से लोग अपनी पत्नियों को लेकर के अपने ससुराल लोगों को, तो बीवी बच्चे से, मतलब पूरे परिवार के साथ बाइक से, और ज्यादातर लोग बाइक से ही जाते हैं। इस आवाजाही में हर रक्षाबंधन पे आपने देखा 2-4 लोगों की मौत हो जाती है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो खुशी का त्योहार है वो गम में न बदले, इसके लिए हमने एसपी और कलेक्टर से ये मांग की है कि एक दिन के लिए सवेरे आप 7 बजे से लेकर के रात में 7-8 बजे 9 बजे तक बंद रखो, रात में आप चलाओ। मैं 12-13 घंटे की बात कर रहा हूँ, क्या गलत है इसमें? नो एंट्री। अच्छा, जो व्यापारी हैं, अब इससे देखिए एक फायदा और जाएगा, जो जो कोल्ड ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी राहत मिल जाएगी, वो भी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। जो ड्राइवर हैं, क्लीनियर हैं, इनको भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। सबका हित है, नहीं चलेगी तो कितनी नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, इतना स्टॉक रहता है कंपनियों के पास, इतना स्टॉक रहता है। और हम कहते हैं होली में 3 दिन बंद रहता है तो नुकसान नहीं होता क्या? होता है, लेकिन वो तो चलता है ना। और विश्वकर्मा पूजन में बंद रहता है, बंद रहता है नहीं रहता? खैर ट्रांसपोर्टरों का एक तरह से त्योहार तो ठीक है, तो इसी तरीके अगर ट्रांसपोर्टर के त्योहार के लिए बंद रह सकता है, ट्रांसपोर्टर के नुकसान के लिए बंद रह सकता है, तो लोगों के जीवन के नुकसान के लिए एक दिन 12 घंटा, एक दिन भी मैं नहीं कह रहा हूँ 12 घंटा नहीं बंद रह सकता है, रहना चाहिए। नो एंट्री को लेके क्या मापदंड होना चाहिए? कैसे सिंगरौली और सोनभद्र, चूंकि परिक्षेत्र देखिए, नो एंट्री तो पहली बात तो नो लगातार मांग उठा रहे हैं। नो एंट्री एक वैकल्पिक और अस्थायी साधन है। नो एंट्री जो है दरअसल कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग का विकल्प नहीं है। कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग का विकल्प जो है कि जो आप पब्लिक रोड है उससे आपको कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग हटाना पड़ेगा, अलग से आप उसका कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग का रोड, कोयला परिवहन का रोड बनाना पड़ेगा। हमारी मांग ये है, नो एंट्री तो ये अस्थायी व्यवस्था है कि जब तक वो, चूंकि उसमें समय लगेगा, जब तक वो नहीं बन जाता तब तक ये कोल्ड नो एंट्री का सवाल है। खैर मेन शहर की बात अलग है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन देखिए, रिंग रोड, नो अलग से कोल परिवहन का जो रास्ता है, ये सब जरूरी मुद्दे हैं और ये होना चाहिए। और जब तक नहीं, मैं वही तो चाहता हूँ, ठीक है ना, आप घोषणा करो कि अलग से हम रोड बना रहे हैं, आप समय दो कितने दिन में आप बना रहे हो, वो तो कह रहे आप उसके लिए बजट बनाओ। अभी सीधी के सांसद सिंगरौली के वीडियो देखे आप? नहीं, मैंने नहीं। एक जो महिला सीधी में जो हेलीकॉप्टर से उठवाने की बात मैंने वो देखा, वही उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा, तो वो महिला फिर बोली अब हमारा समय आ गया है भाई, भेजिए हवाई जहाज। तो उन्होंने भेजा क्या? भाजपा वाले, यही तो मैंने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि गलत पार्टी को चुन लिया। राहुल भैया रोड बनवाने का, सुनिए, जो लोग कह रहे हैं कि गलत पार्टी का, दरअसल गलत पार्टी में वो लोग हैं, एक झूठ वाली बोलने वाली पार्टी में वो लोग हैं। मैं तो कम से कम झूठा पार्टी, हाँ आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा, नहीं ये आप ही लोग लगाते हैं ये। हाँ, तो ये कह लीजिए कि वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। अब इसका आपने बता दिया, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जब वो कहे कि हम हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे, हवाई जहाज से उठवा लेंगे, और जब वो बोली भैया अब उठवाने का समय हुआ उठवाओ, तो नहीं उठवाया। एक तो ये जो वर्ड था उनका बहुत ही असभ्यतापूर्ण था, इसकी घोर आलोचना हुई है। और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि को क्या, एक सभ्य व्यक्ति को भी ऐसे, किसी महिला के लिए ऐसे, और किसी के लिए भी उठवाने के लिए तो गुंडा मवाली कहते हैं। एक सांसद का काम है थोड़ी उठवा लेंगे, ये कोई शब्द है, ये तो बहुत गंदा था। लेकिन चलो मान भी लिया जाए, तो जब बुलाया उस महिला ने कि आप आइए जरूरत है हमें, तब तो वो लोग नहीं, कुछ एक एम्बुलेंस भी नहीं गई, आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की बात छोड़ दी। अच्छा, ये नहीं लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के आपसी क्लेश में आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा कर ही नहीं रहा, क्योंकि महापौर उनका है, 3-4 वार्ड भी मेंबर भी उनके हैं, और 4 सालों से 3 सालों से सत्ता में। देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे बुलबुला होता है ना, उससे बुलबुले की तरह आई थी और फूट गई। अब जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसको हम चर्चा करके उसका अस्तित्व क्यों बढ़ाएं? अगर हम उसमें चर्चा करना, लोग भूल गए हैं आम आदमी को, वो समझ गए कि एक मिस्टेक था, महापौरी का चुनाव एक मिस्टेक था। और एक चीज और बता दूं आपको कि महापौर महोदया को मैंने कहा था कि आप चूंकि उनके व्यक्तिगत मेहनत थी, वो आम आदमी पार्टी का कोई कमाल नहीं था, उनकी व्यक्तिगत महोदय श्रीमती रानी अग्रवाल जी की व्यक्तिगत मेहनत थी। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको एक अवसर जरूर मिलेगा, चाहे वो महापौर आप ले लीजिए, चाहे विधायक बन जाइए। अगर वो विधायकी महापौरी नहीं लड़ी होती तो विधायक बन जाती हो। एक बार उनको चांस जनता सिंगरौली की देना चाह रही थी, उन्होंने ले लिया। अब जनता भी समझ गई कि ये खत्म, कहानी खत्म। और मैं पहले ही कह रहा था कि मतलब कि आज तक के इतिहास का सबसे बेकार जनप्रतिनिधि साबित होंगी, और वही हुआ। मैंने तो भविष्यवाणी की। लेकिन अब सुनिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो तो आम आदमी पार्टी पूरे देश से खत्म हो गई। और पंजाब में सरकार है, ठीक है, वो भी अगली बार मुश्किलें है, और ये अगली बार फिर आप देखिए वहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। और अभी यहाँ सिंगरौली में तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब देखिए, वहाँ परसौना में जिलाध्यक्ष बैठा था, 3 आदमी उसके साथ नहीं थे। वो तो कह रहे हैं दिल्ली में आप लोग लड़के हरा दिए, सिंगल फेज लड़े कांग्रेस और आम आदमी से पट गई।
वो देखिए राष्ट्रीय स्तर का मामला है, उसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम उतने बड़े नेता नहीं हैं। हम सिंगरौली की बात कर रहे हैं, तो सिंगरौली में बुलबुले की तरह एक आम आदमी पैदा हुई थी, वो खत्म हो गई। अब उसका नाम चर्चा लेकर के उसको हम जिंदा नहीं करना चाहते, सिर्फ सीधी सी बात है। महापौरी का चुनाव लड़ेंगे? यस, बिल्कुल लड़े थे, ये तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। इस बार तैयारी चल रही है? नहीं, देखिए एक चीज आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा है, मेरा उद्देश्य कोई महापौर, सांसद, विधायक ये सब बना है ही नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है, तो मेरी जो सोच है कि सिंगरौली में लड़ना चाहिए, मुद्दों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति खड़े होने चाहिए। एक तो पहला मेरा उद्देश्य है कि यहाँ हमारी तरह ही कम से कम 100-200 लोग खड़े हो जाए। पहली बात, हम जनता के अंदर सिंगरौली में जो भय है ना, उसको मैं बाहर निकाल देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं जेल गया। ये कैसे निकलेगा? मैं बता रहा हूँ। आज जब मैं पहली बार जेल गया, ये मेरे जीवन का पहली घटना थी जेल जाना। कई बार जाते जाते बचा, लेकिन गया अंदर तक पहली बार पहुंचा। तो अब लोगों में बहुत ज्यादा ये आ गया कि हम भी जा सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी 100 लोगों में निडरता आई, 200 में आएगी, 500 में आएगी, और एक समय ऐसा आएगा पूरा सिंगरौली निडर हो जाएगा। आज की डेट में आप देखिए कि जो सही व्यक्ति भी है, अगर पुलिस फोन कर देती है तो वो डर जाता है, अब परेशान हो जाता है। पुलिस बुला दी कि आप थाने आ जाओ या मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, तो वो भागने लगता है। ये डर, दहशत है लोगों में, पुलिस का, प्रशासन का। इस दहशत को मैं निकालना चाहता हूं कि अगर आप सही हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, और आप सही मुद्दे के लिए लड़ रहे हो तो आप डरने की आवश्यकता नहीं। ये बात मैं लोगों में पैदा करना, मेरा उद्देश्य ये है। दूसरी बात, दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि सिंगरौली की जनता को जो सिंगरौली का हक चाहिए, जो डिजर्व करती है यहाँ की जनता, जो यहाँ के लोगों का की जो जमीनें ले ली गई, जो विस्थापन का दंश वो लोग झेल रहे हैं, जो पॉल्यूशन का दंश वो लोग झेल रहे हैं, जो विस्थापन जन्य जो बेरोजगारी पैदा हुई है, और वो जो समस्या है, ये तमाम समस्याएं जब एक लाइन पे आ जाएगी कि यहाँ के लोगों को भी लाभ मिलने लगेगा। मैं ये नहीं कहता दूसरे, सुनिए, मैं ये नहीं कहता, एक सेकंड, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर देखिए एक रोटी है अगर, तो पहला हक यहाँ के लोगों का बनता है, सिंगरौली के लोगों को बनता है, और सिंगरौली के जो स्थानीय लोग उनको बनता है। तो हमारा कहना है कि इनको पहले रोटी मिलनी चाहिए, अगर उससे बचती है तो दूसरे लोगों को तो हमें आपत्ति नहीं है। जैसे रोजगार की बात कर लें, तो रोजगार, जो भी रोजगार है, तो पहले यहाँ के लोगों का हक है। और लोग कहते हैं 70%, मैं कहता हूँ क्यों 70%? आप जमीन तो 100% ले रहे हो, तो 70% रोजगार क्यों दोगे? आप 100% रोजगार दो, और अगर 100% यहाँ के लोगों को, सब लोगों को रोजगार मिल जाता है, इसके बाद भी बचता है, तो आप दोनों पूरे भारत में बांटो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मकसद ये है। तो जो जिस दिन जो है, जो आपने कहा कि चुनाव में क्यों लड़ा, तो उस समय मेरे पास जन समर्थन नहीं था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि लोगों को समझ में आए मेरे हाथ में कोई ताकत। देखिए, ताकत तो चाहिए आपको कोई कुछ काम करने के लिए, जबकि आपके हैंड में ताकत नहीं है। आप जैसे समझिए एक बात को, आपके दरवाजे पर कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर रख देता है, तो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? या तो कई लोगों को बुलाओगे और उसको ढंगा कर इधर से उधर करोगे, या उसको तोड़ तोड़ करके करोगे, तो छीनी हथौड़े की आवश्यकता पड़ेगी। हम हाथ से थोड़ी तोड़ सकते हो। अभी मेरे पास हाथ है उस पत्थर को तोड़ने के लिए। मैं जनता से ये अपेक्षा कर रहा था कि मुझे छीनी हथौड़ी दे दो, ताकि इस समस्या को मैं समाधान कर लूं, लेकिन जनता ने नहीं दिया। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, वो हमारा साथ दे रहे हैं। जब वो लोग साथ में खड़े हो रहे हैं, तो मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। जनता मेरे साथ में खड़ी रहे, मैं आंदोलन करके समस्याओं का समाधान कराऊंगा। विस्थापित के नाम पे रोजगार की बात होती है, आखिर विस्थापित यहाँ के है कौन? कौल, बैगा, आदिवासी समुदाय के जो लोग, देखिए एक चीज, उनकी स्थिति यथावत ही है। देखिए, अन्य बिरादरी के लोग इसमें नौकरी भी पाए, चाहे कोई भी, ब्राह्मण हो, बैसवार हो, शाह हो, जो और भी ओबीसी और दो कैटेगरी है। मैंने कहा जो विस्थापित हैं और जो विस्थापित से लोग दंश झेल रहे हैं, यानी जो प्रभावित हैं। अगर आप देखें तो सिंगरौली जिले की कोने कोने की जनता प्रभावित है। जिनकी जमीनें गई, डायरेक्ट गई, वो तो विस्थापित हैं, लेकिन जो सिंगरौली जिले के कोने से हैं, जिनको यहाँ आना पड़ता है, वो प्रभावित है। ठीक है ना? तो जो विस्थापित है उनका तो सबसे पहला हक बनता है। ठीक है, उन्हीं के गांव में फैक्ट्री लग रही है, उन्हीं के गांव में खदानें लग रही हैं, लेकिन वो अगर रोजगार वही 10,000 15,000 का रोजगार करने अगर सूरत और गुजरात जाए, तो कितनी बड़ी विडंबना है बताइए। जबकि उनकी जमीन भी चली गई, पैतृक संपत्ति चली गई, बिल्कुल बेघर हो गए। इसके बाद वो अगर रोजगार लेने वहां जाते हैं, क्या कहते हैं, झारखंड जाते हैं, उनकी घर की गुजरात जाते हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉय को यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं। हाँ, तो ये कैसे, ये अच्छी बात है क्या बताइए? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो मेरा ये कहना है कि उनको 100% रोजगार मिलना चाहिए, ये उनका हक है।
और दूसरी बात, यहाँ के फिर इसके बाद प्रभावितों को मिलना चाहिए सिंगरौली जिले में। और सिंगरौली जिले में मतलब जो विस्थापन गांव है उसके आसपास के लोग प्रभावित हैं, कि उससे सराउंडिंग एरिया में जैसे बढ़ते जाओगे और सिंगरौली जिले के किसी भी कोने का व्यक्ति प्रभावित कहलाएगा। पहला उस जगह से जैसे जैसे आप उससे आगे बढ़ते जाओगे, यानी जो विस्थापित गांव है सबसे पहला हक उसका विस्थापित वाले का है, गांव के व्यक्ति का है, फिर उसके बाद वाले गांव का है, फिर उसके बाद वाले गांव का, ऐसे करते करते सिंगरौली के कोने तक का विस्थापित वो प्रभावित कहलाएगा। क्यों? अब उसका रीजन मैं बताता हूँ। एक कलेक्टर ऐसे बोले थे तो उनको मैंने समझाया था और उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि मेरा मानना यह है कि आदिवासियों की बात नहीं, मैं आप बता रहा हूँ, आदिवासी को भी आता है। जैसे निगरी का कोई व्यक्ति है, वो अगर सिंगरौली मुख्यालय में आ रहा है तो उसी रोड से आएगा और वो एक्सीडेंट होकर के खत्म हो जाता, तो प्रभावित है कि नहीं बताइए? वो आ क्यों रहा है? किससे प्रभावित है? प्रभावित कि नहीं? बिल्कुल है। उस मतलब सिंगरौली जिले के कोने का कोई भी व्यक्ति अगर बसा हुआ है किसी कोने में, तो इस पॉल्यूशन से प्रभावित है कि नहीं? जो चिमनियों का धुआं जाता है वो तो पूरे जिले में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है बताइए? और जो यहाँ पे जो भी समस्याएं विस्थापन जनित पैदा हो रही है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रभावित है कि नहीं प्रभावित है? जो यहाँ महंगाई बढ़ रही है, देखिए महंगाई सिंगरौली की जो है, तो जो यहाँ इंडस्ट्री आई उसके लेवल की बढ़ रही है, लेकिन कमाई लोगों की तो वही है ना। तो उस महंगाई का डंस ऐसा थोड़ी ना है। मान लीजिए मैं सपोज करता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक दर्जन केला यहाँ 70-80 रुपए मिलता है, ठीक है, और वहीं आप सीधी में जाकर के वही केला 25 रुपए मिलता है, 25 से 30। ज्यादा दूर जा रहे हैं अपन, सोनभद्र क्रॉस करते, बॉर्डर क्रॉस करते, हाँ मिलता है, लेकिन ये क्यों है 70 रुपए का केला यहाँ मिल रहा है एक दर्जन? ये इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि वो जो महंगाई बढ़ रही है ना, 1 लाख 2 लाख 4 लाख सैलरी वालों के लिए के हिसाब से बढ़ी, लेकिन उस केले का यूज 100 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति भी कर रहा है, समझ रहे हैं? उसके बच्चों की भी आवश्यकता है, क्योंकि उसको भी कैल्शियम की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है, और जो उसमें केले में तत्व पाए जाते हैं वो सबकी आवश्यकता है कि नहीं है? एक बच्चे को जो शाकाहारी है, जो उस बच्चे के लिए जो प्योर वेजिटेरियन है, जो एजिटेरियन भी नहीं है, उसको केला सबसे जरूरी चीज है। शाकाहारी हो? यस, प्योर शाकाहारी हूं मैं। तो जो केला सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो उसके वो 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी 70 रुपए का केला खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? और वो महंगाई कैसे बढ़ी? उसके वजह से बढ़ी। वो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? और वो चितरंगी का भी व्यक्ति प्रभावित है, क्योंकि वो भी 70 रुपए खरीद रहा है। एक किसान व्यक्ति भी 70 रुपए दर्जन केला खरीद रहा है, समझ रहे हैं ना? इसको प्रभावन कहते हैं। तो उसका हक है। एक सवाल, पहला हक विस्थापित का, दूसरा प्रभावित का। कि जिस पार्टी में मिश्रा जी रहते हैं, पार्टी से भी कभी कभी बगावत होती है, आखिर क्या वजह है? देखिए, मैं पार्टी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। हाँ। मेरा उद्देश्य जनहित है, और हमारे कांग्रेस पार्टी का भी उद्देश्य संविधान के तहत जनता का हित ही है, एक ही उद्देश्य है। और जो लोग कहते हैं कि मिश्रा जी क्यों इस पार्टी में है ना, वो लोग कभी आप कोशिश करिए ना, उन लोगों को बुलाइए, मैं प्रमाण सहित दूंगा और वो लोग स्वीकार करेंगे इस बात को कि मैं क्यों कांग्रेस में हूँ। और मैं आपको ये, दादा तो उनके भी कांग्रेसी थे, सुनिए, हाँ उनके भी दादा कांग्रेसी थे, ये तो ठीक है और बात है, लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ कि सारे मुद्दों पर, उनको तो छोड़िए, आप विधायक को बुलाइए, जिलाध्यक्ष को बीजेपी को बुलाइए, आप वो बात करें यहाँ पे आकर के, मुद्दों पे बात कर लेते हैं, जो अब वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं उन पे बात कर लेते हैं। मैं यकीन कह रहा हूँ कि वो भले ही सत्ता पक्ष का लाभ देख करके ना आए, लेकिन अंदर से वो चाहेगा कि मैं भी कांग्रेस में चला जाऊँ, समझ रहे हैं? ये इतना अंदर से हिला दूंगा। यस यस, बहुत से जो संगी है ना, कट्टर संगी है, कभी मेरे साथ बैठते हैं, 3-4 किलोमीटर बैठते हैं तो वो डर जाते हैं कि नहीं अब दोबारा आपके साथ बुलडोजर के डर से नहीं, बुलडोजर के डर है, लालच है, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन जो हमारे साथ बैठ जाते हैं, कुछ दिनों का सफर कर लेते हैं। एक उदाहरण बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा मैं, एक बहुत कट्टर संघी व्यक्ति हैं, भाजपा के समर्थक हैं। अच्छा। वो मेरे साथ मुश्किल से 100-150 किलोमीटर की यात्रा कर लिए गाड़ी में, और चर्चा होते होते उन्होंने कहा कि हमको उतार दीजिए, या तो ये चर्चा बंद कर दीजिए, और नहीं तो फिर मैं दोबारा किसी दूसरे वाहन से आ जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आप सिद्धांत परिवर्तित कर देंगे। बोला कि आप जो कह रहे हैं वो सब अंदर से हमारी अंतरात्मा कह रही है कि सही कह रहे हैं, तो मैं क्या है, ऐसा लगता है कि मैं अब आरएसएस छोड़ना पड़ जाएगा मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आरएसएस जो होता है ना, एक पक्षी लोगों को सिखाती है, उनके अंदर वो तो राष्ट्र की बात, राष्ट्र सर्वोपरि को लेकर, मैं ये बताइए, वो बात करते हैं और हम करते हैं, यही फर्क है। वो राष्ट्र की बात करते हैं और हम राष्ट्र का काम करते हैं। आप ये बताइए, आप शाखा गए? आप ये सुनिए, मैं बताता हूँ, आप ये बताइए, जो रोड एक्सीडेंट का काम है ये राष्ट्रीय काम है कि नहीं है? जो सिंगरौली के लिए मैं रोजगार के लिए अगर लड़ता हूँ तो राष्ट्रीय काम है कि नहीं? तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये क्या गैर राष्ट्रीय काम मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये काम भाजपाइयों ने, कितने लोगों ने किया, कितने लोग चक्का जाम हड़ताल करके जेल चले गए। अगर आप राष्ट्र की बात करते हो
तो ये आपके राष्ट्र छोड़ो, आपके राष्ट्र की बात तो है ही है, चलिए वो तो बाद में बात आता है, आप अपनी सिंगरौली की बात कर लो। सिंगरौली तो राष्ट्र में ही आता है ना, उसके लिए आपने क्यों चक्का जाम नहीं हड़ताल कर दिया? क्यों सत्ता का मोह है आपको? क्यों सरकार के लिए आप चिंता? यही ना होता कि आपको पार्टी से बाहर निकाल देते। आप जो कह रहे हैं पार्टी का बगावत की, कि भास्कर मिश्रा कभी कभी अपनी पार्टी से बगावत कर देते हैं, मैं कर देता हूं, जहां जनता का हित होता है मैं करता हूं। अब पार्टी को अगर वो बात गलत लगती है तो, हालांकि पार्टी ने आज तक हमको अभी कभी नहीं कहा, जो पार्टी के जो यहाँ के लोग हैं, जो कई कुछ लोग ऐसे हों, कुछ छोटी मानसिकता के लोग हर पार्टी में होते हैं, हो सकता है हमारी पार्टी में भी हो, उनको ये बात बुरी लगती हो। अब वो उनका क्या सोच है मैं नहीं जानता, लेकिन जो हमारी पार्टी के नेता हैं, जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जो हमारी पार्टी का संविधान है, वो हमको हर काम के लिए अप्रिशिएट करता है। मैं अपनी सरकार में, और ये प्रमाण है, कोई मैं झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कलेक्ट्रेट में अपनी सरकार के खिलाफ मैं धरना बैठ गया था रोजगार के। अब उसके लिए हमको कलेक्टर ने कहा कि हम आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर देंगे, हमने कहा कर दीजिए। उसने कहा हमको आपके माफी मांगी, हम असंभव है, नहीं मांगूंगा माफी, मैंने नहीं मांगा। और उसने कहा कि हमारी उसकी टकराहट हो गई, और अनुराग चौधरी की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात कहा और उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो हमारी पार्टी कभी ऐसा नहीं करती। जनहित के मुद्दे पर एनी टाइम आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी और हमारे आदरणीय राहुल भैया जी, कमलेश्वर पटेल जी, जितने लोग हैं, हमेशा जनहित के मुद्दे पर वो लोग हमें प्रेरित करते हैं कि आप लड़ते रहो। कभी भी कितने लोगों ने, अगर किसी ने शिकायत भी किया होगा तो उन लोगों ने कहा नहीं, काम उसने कहा काम अच्छा कर रहा है, ठीक है। देखिए कुछ प्रक्रिया, सुनिए, कुछ प्रक्रियागत समस्याएं हो सकती है कि हम प्रक्रिया का फॉलो न कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट कोई ऐसी समस्या आ गई कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। अब उसके लिए हम पार्टी को कहे कि मीटिंग बुलाओ, फिर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करें, फिर ये सब, तो ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 2 दशक से कांग्रेस यहाँ खाता तक नहीं खोल रही। देखिए ऐसा है कि जैसे आपने कहा, आज ही कल ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा प्रमाण दिया, एक विधानसभा में लगभग 1.25 लाख वोट की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर किया है। यही काम तो पूरे देश में हो रहा है। और आप देखिए आज की न्यूज है कि इलेक्शन कमीशन ने, ईसीआई ने अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न मिल जाए। राहुल गांधी जी क्या मांग रहे हैं? वो तो बिहार में उन्होंने, सुनिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा देखिए जो इलेक्शन कमीशन ने, हम वोटर लिस्ट मांग रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांग रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप हमें दे दो ताकि हम कंप्यूटर से जल्दी उसका अध्ययन कर सकें, ठीक है, लेकिन नहीं किया। तो हमने क्या किया, पूरे विधानसभा, जहाँ की कर्नाटक की जिस विधानसभा की का भी उन्होंने परीक्षण किया है, तो उस पूरे विधानसभा की वोटर लिस्ट मंगाई गई, फिर उसका जा करके वर्चुअल जो है, सॉरी फील्ड में जो है प्रैक्टिकल जो है तो वो किया गया, परीक्षण किया गया, उसकी रिसर्च की गई, 6 महीने लग गए। अब आप बताइए कि पूरे सिंगरौली, पूरे जिले में, मतलब चुनाव से पहले वेरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ सुनिए, पूरे 6 महीने में जब एक विधानसभा का वेरिफिकेशन करने में 6 महीने लग गया हमें, तो जो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वोट की चोरी कर रही है, तो वो पूरे देश का अगर हम सर्वेक्षण करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, 1 सदी गुजर जाएगी। तो हम मांग रहे हैं कि, हमारी पार्टी मांग रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी मांग रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा हमें दो। क्यों नहीं दे रही है? इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं चोर है। हम कह रहे हैं कि तुम सीसीटीवी फुटेज दे दो। आदरणीय मोदी जी ने ऐसा कानून बना दिया है कि वो सीसीटीवी फोटो दिया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी अविवेकहीन व्यक्ति, आधा पागल व्यक्ति से आप पूछोगे कि सीसीटीवी कैमरा लगाया क्यों जाता है भाई? इसीलिए ना कि पारदर्शिता रहे। तो जब वो आप सीसीटीवी कैमरा लगा करके और अपने अलमारी में बंद कर दोगे, उसका क्या मतलब है? इससे मतलब लगा, इससे अच्छा लगाओ ही नहीं। भारत सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, आपके हमारे टैक्स का पैसा खर्चा हो रहा है, भारत के नागरिकों का टैक्स का पैसा खर्चा हुआ ना उस सीसीटीवी कैमरा लगाने में, ताकि भारत के लोगों को ये पता चल सके कि आप जो वोट दे रहे हैं उसमें पारदर्शिता है, निष्पक्षता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सीसीटीवी कैमरा दिखा नहीं रहे लोगों को। तो उसने रिकॉर्ड क्या किया है? उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे, तो फिर किस काम का सीसीटीवी कैमरा? तो ये चोरी नहीं है तो क्या? ये तो प्रमाण है। बहरहाल हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे से तक सिंगरौली, ये ऊर्जांचल को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, इसको लेके क्या सोच है? क्या भास्कर मिश्रा जी का क्या विजन है? एक बार आप फिर से प्रश्न रिपीट करिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, सिंगरौली जी को लेकर क्या विजन है, क्या माइंडसेट है, इसको कैसे खूबसूरत बनाए? देखिए, पहली बात तो मेरा यही है कि जो हमारा डीएमएफ का पैसा है वो 10-5% ठीक है, अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसका हक बनता है। बाकी 90% डीएमएफ का पैसा हमारे सिंगरौली में खर्च होना चाहिए, जब तक कि हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो जाता। हमारे स्कूलें अच्छी होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आज आप बताइए
12th लेवल की जो स्कूलें हैं वहाँ वो तक तो ठीक है, उनकी कंपनियां हैं, कंपनियों ने तो अपना स्कूल खोला है, यहाँ के लोगों को भी मिल जाती है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन ठीक है, लेकिन आप यहाँ का हायर एजुकेशन आप देख लीजिए, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ को बाहर लोगों को जाना पड़ता है, और जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जबलपुर, भोपाल या उनके पास सक्षमता नहीं है दिल्ली, वो लोगों का हायर एजुकेशन खराब हो जाता है। तो सबसे पहले एजुकेशन, फिर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम आप देखिए, ट्रामा सेंटर है, ये है, बिल्डिंगें तो बीजेपी के काल में खूब बनाई गई हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर और सुविधाएं नहीं है। तो ये हमारा हेल्थ सिस्टम हमको सुधारने की जरूरत है। जो हमारे विस्थापन है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारे सिंगरौली का, कि उनको जो उचित उनकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। जो कानून है, जो 2013 का एक्ट भू अर्जन अधिनियम बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसके हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इन्होंने संशोधन कर दिया, उसको संशोधन नहीं, जो कि मूल रूप में बनाया गया था, जो हमारा 2013 का एक्ट, उसके हिसाब से इनको विस्थापन मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और जो इतना रोजगार होने के बावजूद भी हमारा जो युवा है यूं ही भटक रहा है, उसको निष्पक्ष रोजगार मिलना चाहिए और निःशुल्क रोजगार मिलना चाहिए। आप देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ड्राइवर के लिए जो है तो 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए लिया जाता है, दलाल सक्रिय होते हैं। ये क्यों लिया जाता है? ये नहीं में होना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा? और सुनिए, पॉल्यूशन, पर्यावरण सबकी प्रॉब्लम है। पूरे आप दूसरे स्टेट में देख लीजिए, जहां माइंस है वहां सीएचपी से काम हो रहा है, बंद पूरी व्यवस्था बनाई गई है, तो उसके अंदर पॉल्यूशन, हाँ, अंडरग्राउंड माइंस चालू हो रही है, और प्लस साथ में जो है, जो जहां आउटर माइंस है वहां भी जो कोयला ढुलाई है वो एक लेयर के अंदर होता है, उस पूरा ढका रहता है, लेकिन यहाँ ओपन में हो रहा है। तो आप देखिए, पॉल्यूशन भी सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा।